नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डॉक्टर परमेश चंद्रा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज हम चर्चा करते हैं भारत का भूगोल का टॉपिक है कृषि, जो आपके रीट में भी आता है, पटवार में भी आता है, पुलिस में भी आता है आपके। ठीक है, तो अपना जो भारत देश है ये खेती पे ही निर्भर है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जीडीपी में इसका सबसे अधिक योगदान था खेती का। फिर धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ, तो बाकी विकास होने के कारण इस कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। तो अब इसमें जीडीपी का विकास, जीडीपी की जो दर है वो यहाँ पर कम होती जा रही है। तो हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो भारतीय कृषि की विशेषताओं को लेकर आते हैं कि भाई बाकी जो अन्य देश हैं उनकी कृषि की विशेषताओं से हम किस प्रकार से भिन्न है, उनसे हम किस प्रकार से हमारी कृषि भिन्न है। तो देखो आप भारतीय कृषि की विशेषताएं, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे विशेषताओं में। जो सबसे पहली बात है भाई कृषि होती क्या है, खेती। तो मानव की प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है ये। भाई आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, इससे वो धन कमाता है। भाई खेती करता है, जो अनाज पैदा होता है उसको वो मार्केट में बेच के आता है, उससे उसको अर्निंग होती है। तो कैसी क्रिया है ये, आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, तो मानव की प्राथमिक क्षेत्र की जो आर्थिक क्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। सेकंड है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है खेती का। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारतीय कृषि की वजह से ही क्या है कि यहाँ पर हम खाद्यान्न के रूप में क्या हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं कि बाहर के देशों से हमारे को खाद्यान्न मंगाना नहीं पड़ता। उसके अलावा कुछ खाद्यान्न हमारे ऐसे हैं जिनको हम बाहर निर्यात करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो विदेशी आय का उससे अर्जन भी होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का इसको मेरुदंड भी कहा जाता है, किसको, कृषि को। क्यों मेरुदंड क्यों कहा जाता है, इसका भी देखो बताता हूँ आपको मैं। पहली बात, उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल कहाँ से मिलता है, खेती से मिलता है। भाई जैसे आप चीनी मिल, तो चीनी मिल में क्या आएगा, आपको गन्ना चाहिए, तो गन्ना किससे होगा, खेती से होगा। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कपास से ही है, तो कपास भी किससे होगा, खेती से ही आएगा। गुड़ बनेगा तो गुड़ के लिए भी गन्ना चाहिए आपको। ठीक है, तो किसी न किसी रूप में जो कच्चा माल कहाँ से मिलता है, वो खेती से मिलता है। कहाँ से मिलता है, खेती से ही मिलता है। तो कच्चा माल भी आपको यहाँ से मिलता है। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। भाई गांव के जो अधिकांश लोग हैं वो खेती करते हैं, तो उनको रोजगार कहाँ से मिलता है, खेती से मिलता है उनको। कृषि सामान के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। जैसे हम जूट से बना सामान है उसका निर्यात करते हैं, तो उसमें इंडिया का पहला स्थान है। ठीक है, तो उससे विदेशी मुद्रा क्या होता है, अर्जन भी होता है। तो पैसा तो आ रहा है, किसी न किसी रूप में आ रहा है। भैया आपने चीनी बनाई तो गन्ना तैयार हुआ, वो खेत में तैयार हुआ आपका। सूती वस्त्र उद्योग आपका जो पनपा है वो कपास की वजह से पनपा है, तो महाराष्ट्र में कपास काफ़ी होता है यहाँ पे। इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं, मेरुदंड, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। देख लो आप कि कितना बड़ा योगदान है। मतलब भूमि के अधिकांश, भारत की जो भौगोलिक भूमि है उसके अधिकांश भाग पर, 50 से अधिक, अधिकांश हो गया, तो अधिकांश भाग पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और वो कितना परसेंट भाग है, 51% भाग है जिस पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट, देश की 55% जनसंख्या, यहाँ पे लोग काम करने वाले, वो भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। मतलब लोगों को रोजगार भी किस पे मिला हुआ है, कृषि से ही लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आजीविका का साधन उनका क्या है, खेती। कितने परसेंट लोगों का, 55% जनसंख्या का आजीविका का जो साधन है वो क्या है,
कृषि है आपकी। देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है वो कितना है? 14 से 18%। भाई कभी 14.5% होता है, कभी 15.5%, इस प्रकार से 14 से 18% के बीच रहता है जीडीपी के अंदर। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इसका योगदान सर्वाधिक था। देश की आज़ादी के समय जीडीपी में योगदान क्या था? सर्वाधिक था। कितना था? स्वतंत्रता के बाद 1950-51 में देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान था 53.1%। 53.1%, जो अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी कितने पे आ गया? 14 और 18 के बीच में रहता है। 14 और 18 के बीच में है ये आपका। तो पहले इसका योगदान ज़्यादा था और अब इसके जीडीपी में योगदान क्या हो गया? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आगे बात करते हैं हम। तो देखो, जो घटकर 2014-15 में कितना रह गया? 17.47%। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, वहां पर ऑप्शन का 17.5%, 17.5%। लेकिन एक्यूरेट कितना है? 17.47%, 17.47%। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि वर्तमान में जो जीडीपी कितना है योगदान है इसका? 17.5%। इसके अलावा भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता है। मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून पे डिपेंड करती है। मानसून कब आता है अपने यहाँ पर? गर्मियों के दिनों में, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अपने यहाँ पे वर्षा होती है। यदि वर्षा अधिक होगी तो भी नुकसान होता है कि बाढ़ की समस्या पैदा हो जाएगी। यदि वर्षा कम होगी तो अकाल की समस्या पैदा हो जाती है। और यदि वर्षा ना अधिक ना कम होती है तो खेती अच्छी तरीके से होती है। तो इसलिए इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। और कौन से मानसून से वर्षा होती है? यहाँ पे भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। ये देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता कहाँ से है? ये जो इस प्रकार से मानसून आता है आपका, भाई जहाँ से आवाज़ चलती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इससे जो वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा इसी से होती है। और आप क्या, अरावली पर्वतमाला या आपका हिमालय पर्वतमाला, तो यहाँ पर ये वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, इसलिए इसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो है विखंडित भूजोत और उनका आकार छोटा होना। इंपॉर्टेंट है ये। विखंडित भूजोत का मतलब है आपका एक खेत तो यहाँ है 2 बीघा का, और एक 5 किलोमीटर दूर है, फिर एक 10 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से कई जगह टुकड़ों में बटा हुआ है वो। अब जब टुकड़ों में बटा हुआ है तो उनका आकार भी छोटा होगा, और जब आकार छोटा होगा तो उससे क्या है कि खेती करने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि 2 बीघा में आप अलग कुछ बोओगे, 1 बीघा में आप अलग कुछ बोओगे। ठीक है, तो मशीनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, और समय भी खराब होगा उसमें। तो मेन जो विशेषता क्या है? विखंडित भूजोत, खेतों का कई टुकड़ों में बटा होना, और इस कारण से उनका आकार क्या होता है? यहाँ पे छोटा होता है। उन्नत तकनीक का अभाव, उन्नत तकनीक का अभाव। उन्नत तकनीक का अभाव क्यों है यहाँ पे? भाई कृषि यंत्रों का उपयोग हम कम करते हैं। आपने देखा होगा विदेशों के अंदर फसल को बोने के लिए अलग मशीन होती है, फिर उसकी बुवाई करने यानी कि उसकी गुड़ाई करने के लिए अलग होती है, फिर कटाई करने के लिए अलग होती है। ठीक है, हर काम मशीनों से होता है। वहाँ पर आदमी बिल्कुल नगण्य काम करते हैं। जो बोरियों की पैकिंग होती है वो मशीनों की सहायता से होती है। बोरियों में जो यानी कि अनाज का भराई होती है वो भी मशीनों की सहायता से होती है। ठीक है, तो उनका यहाँ पर क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। उनका हम यहाँ पर यूज भी नहीं कर सकते,
क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना उत्पादन नहीं है। दूसरी बात है वहाँ पर तो क्या है कि विदेशों में तो 100 बीघा का आपका खेत होता है, 200 बीघा, 100 हेक्टेयर का, 200 हेक्टेयर का, तो बड़े खेत होते हैं, तो उनमें आसानी होती है, लागत कम आती है। हमारे यहाँ पर 1 बीघा का, 2 बीघा का, 3 बीघा खेत होता है, तो उसमें आप मशीनों का उपयोग कैसे कर पाओगे। दूसरी बात, वहाँ पे सारा काम मशीनों से इसलिए होता है कि लोग वहाँ पर कम काम करते हैं। 100 बीघा खेत में सिर्फ 5 आदमी काम करते हैं, और यहाँ पर 1 बीघा में 100 आदमी काम करते हैं, परिवार के पूरे सदस्य उसमें जुड़े होते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी, पता नहीं चलता कि 2 आदमी काम करेंगे तो भी काम हो जाएगा, और यहाँ पर 20 आदमी काम करें तो भी काम उतना ही होगा। तो उन्नत तकनीक का अभाव में कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी बात है, उन्नत नस्ल की बीज भी यहाँ पर नहीं है, अच्छी नस्ल के, जिनसे कम एरिया में अधिक पैदावार हो सके, उन बीजों की भी यहाँ पे कमी है। भाई यदि वो भी दिया जाता है यहाँ पे, तो कई प्रकार की समस्या है कि बारिश नहीं हो पाती, और जब बारिश नहीं होगी तो वो फसल बर्बाद हो जाती है, पशु खा जाते हैं, आवारा पशु उनको। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग भी हम कम करते हैं, इनका भी यहाँ पर कम उपयोग किया जाता है खेती के अंदर, जिससे उपज पैदावार कम हो पाती है। तो इस कारण से उन्नत तकनीक का अभाव पाया जाता है, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता हो गई है। और उसका रीजन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, कारण का है कि आकार छोटा है, विखंडित भुज होते हैं। भाई खेत अगर बड़ा है तो क्या होगा, उसमें मशीनों का भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ का जो किसान है वो इतना सक्षम नहीं है कि ज़्यादा रुपए देकर वो मशीनें खरीद सके या अपने खेत में उनको चलवा सके, तो कारण इसका ये भी तो गरीब किसान है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सघन कृषि की तो प्रधानता है, लेकिन विस्तृत कृषि का अभाव है। बात वही आ गई, सघन का मतलब खेत का आकार छोटा है और उसमें हम कई प्रकार की कृषि करते हैं। और विस्तृत में क्या होता है कि 100 बीघा में एक ही चावल ही बोया जा रहा है, 100 बीघा में 500 बीघा में गेहूं ही बोया जा रहा है। हमारे यहाँ पर 2 बीघा में क्या करेंगे, छोटे से पार्ट के अंदर चावल बो देंगे, थोड़े से पार्ट में गेहूँ बो देंगे, छोटे से पार्ट में और कोई सरसों बो देंगे, ठीक है। इस कारण सघन कृषि तो होती है, लेकिन विस्तृत कृषि का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नीकरण की समस्या है, भूमि की समस्या, जैसे लवणीय भूमि। कौन सी? लवणीय भूमि, जैसे जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और पानी की निकास की व्यवस्था नहीं होती, तो उससे क्या होता है, जो नीचे के लवणीय पदार्थ हैं वो धरातल पर आकर जम जाते हैं। केसी का कर्षण कहते हैं जिसको, केसी का कर्षण, जिसमें क्या होता है, लवणीय भूमि के अंदर नीचे के जो लवणीय पदार्थ हैं वो क्या होंगे, ऊपर आकर धरातल पे आके भिज जाएंगे, जिससे भूमि कैसी हो जाएगी, लवणीय क्षारीय हो जाएगी, केसी का कर्षण के कारण। तो ये समस्या अपने मिट्टी में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर पानी का भराव हो जाता है लेकिन निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होती। अधिक पानी तो है लेकिन निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। जैसे आपकी पश्चिमी राजस्थान है, तो यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा पड़ता है, और इंदिरा गांधी नहर का पानी आ गया, तो इंदिरा गांधी नहर का पानी कई जगह से जल भराव की समस्या रहती है। तो पानी तो भरा हुआ रहता है, अब जब पानी भरा हुआ रहेगा तो नीचे का जो लवण कहाँ जाएगा, ऊपर आके जम जाएगा। वो जल भराव की समस्या, सेम की समस्या, भूमि दलदली हो जाती है, ठीक है। बंजर व व्यर्थ भूमि की समस्या यहाँ पे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा ही नहीं होती, सिर्फ वर्षा पे डिपेंड करते हैं। जब वर्षा नहीं हुई तो यहाँ पर भूमि का जल है नहीं, और जिस कारण से भूमि कैसी रहती है, बंजर भूमि पड़ी रहती है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती। तो व्यर्थ भूमि की समस्या है। उसके अलावा कहीं कहीं पर इतनी बारिश हो जाती है कि वहाँ पर बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो बोई गई फसल बाढ़ के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे आपका बिहार है, जैसे कोसी नदी आती है, तो जितनी भी फसल है वहाँ पर पूरी क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है आपकी वहाँ पर। तो कहीं पर तो अतिवृष्टि, अधिक वर्षा के कारण, और कहीं पर अनावृष्टि, कम वर्षा के कारण अकाल की समस्या बन जाती है। इस कारण यहाँ फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और मिट्टी, जब बाढ़ आएगी तो मिट्टी कटेगी और कटाव की समस्या हो जाएगी, तो जो ऊपर की जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो बहकर भी कहाँ चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी, ठीक है। तो मिट्टी में प्रदूषण भी हो जाएगा।
तो ये जो समस्याएं हैं ये किसकी है, भारतीय कृषि की विशेषताओं में हम इनको शामिल करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पूंजी का अभाव। भाई किसान यहाँ का गरीब है, अगर पैसे होते तो वो उन्नत बीजों का प्रयोग करता है, कृषि यंत्रों का उपयोग करता, बड़े खेत खरीदता, उनमें खेती करता। लेकिन मेन जो समस्या वो तो पूंजी की समस्या है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, यदि अच्छी फसल की पैदावार भी हो गई तो उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती उसके पास में कि सामान का स्टोर कर सके, और गवर्नमेंट की तरफ से उनको अच्छा पैसा नहीं दिया जाता कि सामान को वो अच्छी मंडी में जगह बेच सके। जो बिचौलिए होते हैं सबसे अधिक फायदा तो वो उठाते हैं, आपसे सामान लेंगे 2 रुपये किलो और उसको बेचेंगे 10 रुपये किलो। तो आपने तो पूरे साल मेहनत की है, तब आपको मिला है केवल 2 रुपया, जिसपे आपकी लागत भी है, आपकी मेहनत भी है, और उसने सिर्फ आपसे ख़रीदा है और बेचा 8 रुपये का हमारा आपसे। वो आपको भी मंडी में जाना तो आपको महसूस होगा ये चीज़ें कि जो सामान आपसे 2 रुपये में खरीद रहा है वो आपको देखना उसको 10 रुपये में बेचता है। ज़बरदस्ती क्या कर देंगे, मंदी की स्थिति पैदा कर देंगे, सामान को रोक के रख लेंगे, और जैसे ही कमी पड़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ने के फिर उसको मार्केट में निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। तो इस कारण से क्या है कि उसको प्रॉपर पैसे नहीं मिल पाते, किसान को उसको पर्याप्त लोन नहीं मिल पाता। यदि लोन उसने ले भी लिया तो कई बार अतिवृष्टि या अनावृष्टि की वजह से क्या हो जाता है, खेत उसके नष्ट हो जाते हैं, तो फसल की पैदावार हो नहीं पाती और वो लोन चुका नहीं पाता, अगली बार उसको लोन मिलेगा नहीं, तो वैसे वो समस्या पैदा हो जाती है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि हर बार कहीं ना कहीं पर कोई समस्या, किसान ने आत्महत्या कर ली है, किसान चिंता में डूबा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि मुख्य समस्याएं हैं इसकी, भारतीय कृषि की। इसके अलावा किसानों पर ऋण का भार, अभी मैंने बताया आपको कि लोन ले तो लिया, तो लोन लेने के बाद में क्या होता है, अचानक या तो अतिवृष्टि आ गई या अनावृष्टि आ गई, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, तो फसल नष्ट हो जाएगी, और फसल जब उसका बिकेगी नहीं तो पैसा नहीं आ पाएगा, तो वो ऋण को चुका नहीं पाएगा, तो उसका ऊपर भार बढ़ता हुआ जाता है। तो ये भी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अधिकतर जो खेती किस पर है, मानसून पर डिपेंड करती है, तो सिंचाई सुविधा नहीं है, जल स्तर नीचे डाउन जाता जा रहा है यहाँ पे, तो सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। जहाँ पर पानी है वहाँ पर उसका सही रूप से, सही व्यवस्थित रूप से उसका वितरण नहीं है। भाई हम ड्रिप सिस्टम लगा दें, फव्वारा सिस्टम लगाते हैं कि पानी पौधे की ज़रूरत सीधा पहुँच जाए। हम पानी को, जैसे ज़्यादा पानी आता है तो उसको क्यारे के रूप में बोते हैं, जिसमें से 70% 50% पानी तो वैसे ख़राब हो जाता है, जो ज़मीन में कोई काम में नहीं आता, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, जल स्तर भी नीचे डाउन जाता जा रहा है, इसलिए सिंचाई सुविधाओं की भी अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन अपने आप ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि उन्नत बीज नहीं है, उन्नत नस्ल के बीज नहीं है। दूसरी बात है, मशीनों का उपयोग नहीं करते हम हाथ से, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाती उसमें, है, उसमें प्रॉपर रूप से उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, इस कारण से क्या है कि उत्पादन भी कम होता है। चारा फसलों की कमी, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक है कि खाने के लिए ही चाहिए, इसलिए खाद्यान्न फसलें तो अधिक बोई जाती हैं और चारा फसलें कम बोई जाती हैं। जब चारा फसलें कम बोओगे तो आप पशुपालन नहीं कर पाओगे। तो अधिक जनसंख्या के कारण हम क्या करते हैं, खाद्यान्न फसलें अधिक करते हैं, नहीं फिर खाने की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर जनसंख्या कम होती है तो खाद्यान्न कम बोते और चारा फसलें अधिक बोते, नकदी फसलें अधिक बोते, जिनको हम मार्केट में बेच सकें। तो ये भी मुख्य समस्या है। खाद्यान्न की प्रधानता किस कारण से, जनसंख्या की अधिकता के कारण। जनसंख्या की अधिकता के कारण, इसके कारण क्या है कि खाद्यान्नों की प्रधानता, कि खाने की वस्तुएं, खाने का जो अनाज है वो ज़्यादा बोया जाता है। इसके अलावा फसलों की विविधता, मतलब एक ही खेत में हम कई प्रकार की फसलें बो देते। अब किसी फसल को किस प्रकार का खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ठीक है, वो तो उनको वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण प्रॉपर खेती नहीं हो पाती, ये भी एक समस्या है। तो फसलों की क्या है विविधता, मतलब एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं।
ये जो विशेषताएं हैं ये किसके हैं? भारतीय कृषि की विशेषताएं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो देखो भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं क्या है कि किस कारण से यहाँ का जो किसान है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है और उनको प्रॉपर उसको अपनी कीमत नहीं मिल पाती। पहली बात तो यह है कि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार। भाई जमीन कम है और आदमी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले मान के चलो वहाँ पे 5 बीघा ज़मीन थी और उसके 5 बेटे हो गए, तो अब क्या होगा? उसकी 1-1 बीघा पाती आएगी अब। और इनके भी मान 2-2 बेटे हो गए तो भी 1 आधा बीघा पाती आ रही है। तो जमीन का क्या हो गया? बंटवारा हो गया अधिक जनसंख्या के कारण। तो भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार। नेक्स्ट, भूमि का असंतुलित वितरण, विखंडन। आधा बीघा यहाँ है, 1 बीघा और कहीं पर है, 2 बीघा और कहीं पर है, 5 बीघा और कहीं पर है। तो जमीन का क्या है कि असंतुलित वितरण है, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि की न्यून उत्पादकता। क्यों? क्योंकि उन्नत बीजों का अभाव है, कीटनाशकों का अभाव है, उर्वरकों का अभाव है, और इसके अलावा जो खेती में कृषि यंत्र काम आते हैं उनको भी हम प्रॉपर रूप से काम में नहीं लेते। इस कारण से उत्पादकता क्या होती है? न्यून होती है, कम उत्पादकता रहती है। ये समस्याओं में आएगा। मौसम की मार, वही आ गया। कभी अतिवृष्टि तो उससे क्या बन जाएगी? बाढ़ की स्थिति। और कभी हो जाएगी अनावृष्टि, इससे क्या होगा? अकाल की स्थिति बन जाएगी। भाई अकाल सूखा पड़ेगा तो फसल वैसे सूखे नष्ट हो जाएगी, और कभी बाढ़ की स्थिति आ गई तो बोई गई फसल क्या होगी? कट कट के बहकर चली जाएगी, उसके ऊपर अवसाद का जमाव हो जाएगा और वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण। मतलब किसान क्या सोचता है कि ये तो भगवान ने लिखा है, इतना ही मिलेगा, इस कारण भी वो प्रॉपर इस पर ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है। वो उन्नत बीजों का उपयोग नहीं कर पाता, उन्नत किस्म के उर्वरक काम में नहीं ले पाता, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। तो भाग्यवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, कृषि को हम व्यवसाय के रूप में नहीं लेकर जीवन यापन के रूप में लेते हैं। यहाँ पे ये भी एक मुख्य समस्या है। हम तो केवल ये सोचते हैं कि खेती से तो हमें केवल खाने का अनाज उत्पन्न हो जाए, इतनी ही खेती करनी है, इतनी मेहनत करता है वो। यदि वो इतनी मेहनत करे कि नहीं इससे तो मुझे 1 हेक्टेयर से तो मुझे 50 क्विंटल लेना है, मुझे 20 क्विंटल लेना है, वो नहीं करता, ठीक है। तो मैंने जो उसका मकसद क्या होता है? इतना ही होता है कि बस इससे मेरे खाने की पूर्ति हो जाए। इसके लिए सिर्फ क्या मानता है? केवल जीवन यापन का साधन मानता है इसको केवल, ना कि इसको व्यवसाय मानता है। भाई जब तक आपके मन में ये जगेगा नहीं कि भाई मुझे इतना करना है तो उतना मिलेगा नहीं आपको। तभी तो कहते हैं कि टारगेट बड़ा रखो अपना। जैसे हम तैयारी करते हैं तो जब हम सोचेंगे कि यार हम तो स्कूल लेक्चर बन जाएंगे या कॉलेज व्याख्याता बन जाएंगे, तब उतनी आपकी इतनी तैयारी होगी, तब जाकर आपका कहीं सरकारी कर्मचारी में नंबर आएगा, तब आप जाके कहीं जाकर रेट में आपका नंबर आएगा, ग्रेड सेकंड में आपका नंबर आएगा। और यदि आप सोचते हो केवल इतना ही कि यार लग जाएगी, लगेगी तो मैं नौकरी कोई ना कोई पकड़नी है, जिसके दिमाग में यह है ना कि नौकरी पकड़ी आ जाएगी, कर लूँगा मैं नौकरी, वो कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं लग सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मैं करना क्या है। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है। यदि हम सोचेंगे व्यवसाय के रूप में कि भाई हमें तो बड़ा करना है, अच्छी उपज लेनी है, तो कहीं से राय भी लेगा वो। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि भाई इस आदमी ने अपने खेत में 2 मीटर लंबी मूली बोई और वो निकल गई यहाँ पे। तो क्या करता है वो? अच्छे उसमें खाद बीज उपयोग में लेता है, अच्छे कीटनाशक उपयोग में लेता है, अच्छा बीज उपयोग में लेता है, तभी तो उसी खेत में पैदा हो गई वो, ठीक है। इतने हेक्टर में उसने इतना अनाज ले लिया है यहाँ से। कई पढ़े लिखे आदमी होते हैं यानी कि जो IIT कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, तो भी खेती करते हैं वो, और खेती से अच्छा जीवन यापन करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं वहाँ से। और एक जो आम किसान है उसके पास में पैसा भी अधिक होता है और खेत भी उससे ज़्यादा होता है, तो भी उपज कम होती है, नॉलेज की कमी के कारण। उसको पता नहीं होता कि मुझे कौन सा तो बीज काम में लेना है, ठीक है।
तो ये कारण है उसका। सिंचाई के साधनों का सीमित होना या सीमित विकास, सिंचाई के साधनों का भी यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। कारण इसका साफ है, क्योंकि भूमि का जो जल स्तर है वो क्या है, डाउन होता जा रहा है। दूसरी बात, यदि जो बरसात का पानी है उसका सही प्रकार से वितरण नहीं है कि नदियों का पानी को हम काम में ले सकें। तो नदियों का पानी क्या है कि अधिकांश नदियों का पानी जब बारिश होती है तो उसका पूरा ऐसे मान के चलो 95% भाग नदियों का पानी कहाँ चला जाता है, समुद्र में बह चला जाता है, जो हमारे कोई काम नहीं आता। यदि हम इन नदियों को आपस में जोड़ दें कि जिन नदियों में पानी कम रहता है उनमें अधिक पानी को ला के मिला दें। जैसे आप इस पर एक उदाहरण देख सकते हो, वो पश्चिमी राजस्थान का। भाई पश्चिमी राजस्थान पहले सूखा था और यहाँ पर जनसंख्या भी कम रहती थी और खेती भी नहीं होती थी। और जैसे ही आपकी इंदिरा गांधी ने आई, तो सतलज व्यास नदियों का पानी बेकार ही जाता था पाकिस्तान में, तो उनका पानी किससे, हरे के बैराज बना के नहर लेके आई इंदिरा गांधी नहर। अब देखो वो इलाका पूरा कैसा हो गया, हरा भरा हो गया इस प्रकार का, अच्छी वहाँ पर खेती होने लग गई। तो हमारे यहाँ पर सिंचाई के साधनों का भी क्या है, सीमित विकास है। तो नहरों का निर्माण करवाया जाना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पर लिफ्टिंग सिस्टम करके उनको पानी पहुँचाना चाहिए। तो ये क्या है, मुख्य समस्याएं हैं अपनी भारतीय कृषि की। इसके अलावा किसान का अशिक्षित होना और परंपरावादी होना। भाई पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण नहीं, आज भी वो उन्हीं साधनों का उपयोग करता आ रहा है। आज भी आप देखना किसान वही गांव के अंदर ऊंट गाड़ी लेके हल बोता हो, आपको नजर दिखाई देगा आपको। बाकी कि ट्रैक्टर आ गई, अच्छे साधन हो गए, क्या करता है वो खुद ही काटता है उनको, तो आधी फसल तो वैसे खराब हो जाती है, ठीक है। दूसरा, उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ नहीं मिलना। बताया था मैंने आपको कि जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे सामान खरीदेंगे 2 रुपये किलो और बेचेंगे 10 रुपये किलो। अब आपने तो पूरे साल मेहनत की थी तब 2 रुपये मिले आपको, तो जिसमें आपकी लागत ही आ गई 1.5 रुपये, तो क्या मिलेगा 50 पैसा। और उसने कुछ नहीं किया, आपसे लिया और अगले को दे दिया। तो इसकी भी सरकार को क्या है कि उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि सरकार को उसको पूरी कीमत मिले। और ये जो बिचौलिया है इसे ख़त्म होके सीधा जो माल है वो कहाँ पहुँचे, क्रेता के पास पहुँचना चाहिए। तो उसका क्या होगा, उचित पैसा किसको मिलेगा, किसान को मिल पाएगा। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसान का जो अनाज होता है वो मंडियों में खुला रहता है कि उनके रखने की वहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, और बारिश वगैरह अंदर आंधी वगैरह आने से क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट किसका हुआ, किसान का हुआ। भाई जब तक वो अगले आदमी के पास को सुपुर्द नहीं कर देगा तब तक तो किसान का ही है वो किसान वहाँ पर 4 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, उसका ना सोने की व्यवस्था होती है ना उसके रहने की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो खुद तो अपना बचाव कर लेगा, लेकिन जो उसका अनाज जो भी फसल है वो क्या हो जाएगी, उसकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उचित भंडारण व्यवस्था नहीं है। ये भी एक रीज़न इसका, उसको प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि ये बिचौले क्या करते हैं, मंदी की स्थिति पैदा कर देते हैं। वहाँ पर सामान का स्टॉक जमा कर लेंगे, बाजार में कमी हो जाएगी तो रेट बढ़ेगी। विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसान को लाभ नहीं पहुंचाना। भाई योजनाओं का लाभ कब पहुंचेगा, जब वो शिक्षित होगा। जब वो क्या होगा, शिक्षित होगा, तो उसका भी लाभ उनको प्रॉपर नहीं पहुंच पाता कि भाई मुझे इससे इतना लोन मिल जाएगा, नष्ट हो गया तो मैं इसका बीमा करवा लूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो उसका नॉलेज नहीं हो पाता उसको। तो ये जो क्या है, ये भारतीय कृषि की क्या है, समस्याएं हैं। इस कारण से यहाँ पर अपने उपज कम हो पाती है। अब देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार में देखो, भारत की प्राकृतिक दशा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको हर जगह कहीं पर पथरीली ज़मीन है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है। जलवायु, उष्ण भी है, कुपोषण भी है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर गर्मी और सर्दी दोनों का संतुलन है। जलवायु, मिट्टियों की क्षेत्रीय विभिन्नता, कहीं पर मिट्टी उपजाऊ है, कहीं अनुपजाऊ है, ठीक है, कहीं पर कटाव की समस्या पैदा है, के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि प्रचलित है। जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी के अंदर क्या होगा, कपास की खेती ज़्यादा होगी।
जहाँ जलोढ़ या कछारी मिट्टी है तो वहाँ पर गेहूँ की खेती अधिक होगी, रेतीली मिट्टी वहाँ पर बाजरा होगा, मोटे अनाज की खेती होगी। ठीक है, इस कारण से कृषि क्या है, अलग अलग प्रकार की है, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं निर्वहन कृषि को। किसको लेते हैं? निर्वहन कृषि, मतलब निर्वाह करने के लिए, अपना खुद का पेट भरने के लिए, उसको कहते हैं निर्वहन कृषि। अब निर्वहन कृषि भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आदिम, आदिम का मतलब जो पहले से चलती हुई आ रही है, जो पहले से चलती हुई आ रही है, आदिम पुरानी। और एक होती है गहन, मतलब उसमें एक ही कृषि की प्रधानता होती है। जैसे गेहूँ बोना तो गेहूँ बोते हैं, अनाज चावल बोना तो चावल ही बोते हैं। ठीक है, तो आदिम निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है स्थानांतरित कृषि, एक होती है स्थायी कृषि। और गहन निर्वहन कृषि को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो चावल प्रधान और एक गेहूं प्रधान। क्योंकि अधिक जनसंख्या का पेट भरना है तो चावल और गेहूं तो बोना ही पड़ेगा। ये है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आदिम निर्वहन कृषि में स्थानांतरित कृषि। कौन सी लेते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, देखो नाम से ही ज्ञात है स्थानांतरित, विस्थापन, शिफ्टिंग, कई बार हिंदी में भी लिखा मिलता है वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो तीनों नाम आप याद रखना, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरण कृषि, विस्थापन कृषि, शिफ्टिंग कृषि। ये जो कृषि होती है कैसी होती है कि आज आपने मान के चलो ये खेत है, 4 पार्ट है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को जलाकर उनकी राख को काम में लेकर हमने खेती कर ली। जब तक यहाँ उत्पादन अच्छा होता रहा तो खेती करते रहे, और जैसे ही उत्पादन कम होने लग गया तो इसको हमने छोड़ दिया। और अब हम कहाँ चले गए? सेकंड वाले में चले गए। फिर हमने सेकंड यहाँ भी सेम वही काम किया, इनको काटा, जलाया, राख बनी, उससे हमने खेती की। फिर यहाँ भी उत्पादन कम होने लग गया, क्योंकि हम उन्नत बीजों का, उन्नत उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग तो करते ही नहीं है, आदिम का नाम आ गया ना। फिर हम तीसरे खेत में चले गए और यहाँ भी हमने सेम काम चालू कर दिया। तो स्थानांतरण होता रहा ना भाई, पहले यहाँ 1 नंबर में किया, फिर यहाँ से स्थानांतरण यहाँ हो गया, ट्रांसफर फिर 3 नंबर में हो गया, यहाँ पर कम पड़ती यहाँ पर हो गया, इस प्रकार से खेती। तो इससे क्या कि अधिक जमीन खराब हो जाती है। अभी भी जो आदिवासी जनजाति है ना, वहाँ पर ये कृषि प्रचलित है, क्योंकि वो जंगलों को जंगलों को क्या करते हैं, वो काट कर, जला कर वहाँ पर खेती कर लेते हैं। जैसे ही उत्पादन कम होना स्टार्ट होगा और कहीं भी चले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो विस्थापन हो गया, इस 1 का विस्थापन 2 पर हो गया, 2 का विस्थापन 3 पर, 3 का विस्थापन 4 पर, शिफ्ट हो गई ना, इसलिए शिफ्ट कहते हैं इसको। तो जनजातीय लोगों द्वारा जंगलों को साफ कर, भाई इतनी खुली जमीन कहाँ मिलेगी? जंगलों में मिलेगी। जंगलों को साफ कर यह कृषि की जाती है, जिसको कहते हैं काटो और जलाओ कृषि। काटो और जलाओ कृषि। ये देखो जंगल इस प्रकार से, जंगलों को क्या कर देते हैं ये लोग? जला देते हैं। जमीन मिल जाएगी, यहाँ पर खेती कर लेते हैं इसकी राख से, उपजाऊपन रहता है ना। और जैसे ही उपजाऊपन यानी कि ये ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी, उत्पादन कम होने लग जाएगा, इसको छोड़ देंगे और जंगल और कहीं पर जाके जला लेंगे, तो इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। देखो इसकी जो विशेषताएं कौन सी हैं। पहली विशेषता है ये कर्तन व दहन प्रणाली पर आधारित है। सेम, कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाओ। भाई कर्तन क्या हो गया? काटना, जंगल काट दिए, दहन मतलब जलाओ, उनको जला दिया तो उनकी राख बन जाएगी, और जो राख से वो खाद के रूप में काम करेगी और उस पर खेती करेंगे, तो उस पर ये आधारित है। नेक्स्ट, इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। भाई आदिवासी लोग किसके लिए खेती करेंगे? खाने के लिए तो पैदा करेंगे वो, ये थोड़ा ना कि भाई उस माल को वो बाहर मार्केट में बेच के आएंगे, बाजार में बेच के आएंगे। तो उनका तो मेन मकसद क्या होता है? भाई गेहूँ के हम पैदा कर लें कि हमारा साल भर का काम चल जाए, चावल पैदा कर लें। तो यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है, जिसमें मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया इनमें। नेक्स्ट, इसमें खेतों का आवर्तन अपने आप ही हो गया कि एक बार यहाँ हो गया, सेकंड बार वहाँ पे, दूसरी बार इस प्रकार से आवर्तन चलता रहता है वो।
नेक्स्ट परंपरागत ढंग से कृषि की जाती है। भाई आदिवासी लोग करते हैं जिनके वहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं होती, इस कारण से वो फावड़े से क्या करते हैं, या कोई अपने फावड़े से हो गया, किसी लकड़े से हो गया, भाई वहाँ तक ट्रैक्टर तो पहुँचेगा नहीं, वहाँ पे कृषि यंत्र तो पहुँचेंगे नहीं आधुनिक। तो परंपरावादी जो तरीके थे, लकड़ी से, फावड़े से, कुदाली से खेत को बोते हैं, वो लोग काटते हैं, उसके अंदर उसमें फसलें बोते हैं, बीज बोए जाते हैं। तो आदि परंपरागत ढंग से कृषि की जाती है। इसमें खेतों का जो औसत आकार होता है वो 0.5 से 1.5 हेक्टेयर तक होता है। भाई ये टुकड़ों में करते हैं कि जैसे 10 आदमी रह रहे हैं, अपने आसपास की ज़मीन को जला देंगे, काट देंगे, तो इतना ही पैदा करते हैं कि उनका साल भर का काम चल जाए। तो खेत का आकार क्या होता है, छोटा ही होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि भाई हाथ से काम करना पड़ता है, तो हाथ से जितना काम उनसे हो पाता है उतना ही कर पाएंगे वो। मशीन है तो भाई 50 हेक्टेयर में भी कर दे, लेकिन मशीनें होती नहीं, हाथ से काम करते हैं, इस कारण खेतों का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। इसमें कई फसलों की बुवाई एक साथ हो जाती है। छोटा सा खेत है, उसमें काट दिया, कहीं पर इन्होंने चना बो दिया, कहीं पर और कुछ बो दिया, कहीं पर और कुछ बो दिया, ठीक है। एक साइड में गेहूं लगा दिया, एक साइड में चावल बो दिया, एक साइड में सरसों बो दी, जो खाद्यान्न के काम में आती है। खेत इनके इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं पर काट के साफ कर लिया और खेती कर ली। पास में मान के चलो कि पानी का बहाव आ गया तो उस जगह छोड़ देंगे और कहीं साइड में काट के जला के कृषि कर लेंगे। तो खेत क्या बिखरे हुए मिलते हैं। ये विशेषताएं किसकी हैं, स्थानांतरण कृषि की हैं। अब इनको क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका नाम आता है एग्जाम के अंदर कि किस स्थानांतरण कृषि को कहाँ पर क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं भारत के बारे में, विश्व के बारे में बाद में देखेंगे, भारत के बारे में। तो भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर ये सर्वाधिक होती है। उत्तर पूर्वी भारत 7 बहनों का प्रदेश। भाई पूर्वोत्तर भारत में क्या क्या शामिल है आपका, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इनमें जो कृषि की जाती है इसको कहते हैं 7 बहनों का प्रदेश, पूर्वोत्तर को 7 बहनों का प्रदेश। तो पूर्वोत्तर भारत में कहते हैं इसको जूमिंग कृषि। क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि या जूम कृषि। मतलब शुरुआत यहीं से हुई है पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि आज भी वहाँ पर लोग, आदिवासी लोग रहते हैं पूर्वोत्तर भारत में। तो जूमिंग कृषि या जूम कृषि कहते हैं। सेकंड आपका आता है हिमालय क्षेत्र, और हिमालय में हिमाचल प्रदेश, जो मध्य हिमालय, वहाँ पर कहते हैं इसको खिल। क्या कहा जाता है, खिल, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये जो इलाका आपका ये वाला, यहाँ पर मानसून के समय 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो पवनें आती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वो पवनें यहीं पर तो टकराती हैं और यह वर्षा करती हैं। तो इस पश्चिमी घाट पे इसको क्या कहते हैं, कुमारी। पश्चिमी घाट पे क्या कहा जाता है, इसको कुमारी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है केरल। ये जो मालाबार तट है यहाँ पर इसको कहते हैं पोनम। क्या कहते हैं, पोनम। ये कृषि का नाम है, केरल में पोनम, पश्चिमी घाट में कुमारी। खेती वही है। और हिमाचल में खिल, पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर आपका इसमें भी आ गया। तो यदि पूरे की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत का नाम आता है तो जूमिंग कृषि, और पर्टिकुलर मणिपुर का नाम आता है कहेंगे पामलू। मणिपुर पर्टिकुलर में क्या कहते हैं इसको,
पामलुकरसी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है मध्य प्रदेश, यहाँ भी जनजातियाँ काफ़ी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कहते हैं इसको बेवार या दहिया। क्या कहते हैं इसको मध्य प्रदेश में? बेवार या दहिया। ये दहिया एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। दहिया शब्द कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बोलते हैं पोदू। क्या कहते हैं इसको? पोदू। क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपके। भाई ये तो आपका तमिलनाडु आ गया, ये आंध्र प्रदेश और ये आपका उड़ीसा। तो इस वाले इलाके में क्या बोलते हैं इसको? पोदू कहा जाता है। और यदि हम केवल अकेले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पोदू नाम असल में कहाँ का है? अकेले आंध्र प्रदेश का, अकेले आंध्र प्रदेश का पोदू। और जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में कहते हैं इसको पामडाबी, पामाडाबी या बरीगा, पामाडाबी या बरीगा। फिर आपका आप गया बस्तर जिला, और बस्तर जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कहते हैं इसको दीपा। क्या कहते हैं? दीपा। दीपा छत्तीसगढ़ में भी कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, किसमें? यहाँ पर स्थित है। यहाँ भी इसको दीपा कहा जाता है। फिर झारखंड, झारखंड में कहते हैं कुरुबा। झारखंड में क्या कहते हैं इसको? कुरुबा। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में कहते हैं इसको बालरा, वालरा या बतरा, वालरा या बतरा। और फिर इस वालरा के अलग नाम है चिमाता दजिया, चिमाता और दजिया, जो राजस्थान के भूगोल में आ जाएगा आपके। तो वालरा नाम कहाँ का है? दक्षिणी राजस्थान का। और दक्षिणी भारत जो गोंड क्षेत्र है, गोंड जनजाति पाई जाती है दक्षिणी भारत में, वहाँ इसको कहते हैं छिपा या पेंडा, छिपा या पेंडा। तो छिपा या पेंडा कहाँ से कहा जाता है? गोंड जनजाति इलाके में इसको कहते हैं छिपा या पेंडा। तो ये जो नाम है ये राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके नाम है, सॉरी भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये नाम को आप याद रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण है ये आपके। अब बात करते हैं इस खेती को विश्व में क्या कहते हैं। देखो आप, तो भारत में तो क्या कहते हैं इसको? जुमिंकर से कहते ही हैं भाई, मेन नाम तो जुमिंकर से ये यहाँ का। मलेशिया में कहते हैं इसको लदांक, मलेशिया में क्या कहते हैं इसको? लदांक, लदांक कहा जाता है मलेशिया में। और इंडोनेशिया और जावा इसके नज़दीक तो पड़ते हैं मलेशिया के, तो इंडोनेशिया और जावा में कहते हैं इसको लद्दाख और हुमा। अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी है लेकिन वो लद्दाख है, तो इंडोनेशिया और जावा में इसको लद्दाख भी कहते हैं और इसको हुमा भी कहते हैं। थाईलैंड, ये भी इसके पास पड़ता है, थाईलैंड कहते हैं टमराई। थाईलैंड में क्या कहते हैं इसको? टमराई। इसको स्थानांतरित कर्षी के नाम है ये। टमराई। श्रीलंका में कहते हैं चेना, याद भी रह जाएगा। देखो श्रीलंका इस प्रकार से है, चना के आकार का, चने के समान तो है ये, तो चेना रह जाएगा याद, चेना। मध्य अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ कहते हैं मिल्पा। भाई उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आपस में मिले, याद रह जाएगा ना, दोनों मिले तो मिल्पा, मिल्पा मिले। मैक्सिको क्या कहते हैं इसको? मिल्पा कहा जाता है। म्यांमार में कहते हैं इसको टांग्या। म्यांमार में क्या कहते हैं इसको? टांग्या।
अपना जो पूर्वोत्तर भारत है ना, इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, जो ये 4 हैं, तो इनसे जो अलग होता है वो है म्यांमार, वहाँ कहते हैं टांग्या। वियतनाम में रे, वियतनाम में क्या कहते हैं इसको, रे कहा जाता है। वेनेजुएला में कहते हैं इसको कोनोकू, दक्षिणी अमेरिका का देश है वेनेजुएला, ठीक है, वहाँ पर क्या कहते हैं इसको, कोनोकू। ये नाम है विश्व में किसके, स्थानांतरित कृषि के नाम है ये। फिर ब्राजील में कहते हैं इसको रोका, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, वहाँ पर क्या कहते हैं इसको, रोका। मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, इसको कहते हैं टावी। क्या कहते हैं, टावी। भाई जो आपका ये जो अफ्रीका है, इसके यहाँ पर एक द्वीप है, वो है मेडागास्कर, तो इसको टावी। कांगो जायरे नदी भी है ये अफ्रीका की, कांगो जायरे, ठीक है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो जायरे में कहते हैं मसोले। क्या कहते हैं इसको, मसोले, कांगो जायरे। वो कांगो जायरे कहाँ का है, कांगो जायरे आपका है अफ्रीका का, कहाँ का है, अफ्रीका का कांगो जायरे, जो भूमध्य रेखा को ये नदी क्या करती है, 2 बार काटती है। फिलीपींस प्रशांत महासागर में स्थित है फिलीपींस, वहाँ कहते हैं केंगिन, फिलीपींस में क्या कहा जाता है इसको, केंगिन कहा जाता है। तो ये जो नाम है केंगिन, फिलीपींस का, मसोले, कांगो, टावी, मेडागास्कर, रोका, ब्राज़ील, ये किसके हैं, विश्व में स्थानांतरित कृषि के नाम हैं, विश्व में स्थानांतरित कृषि के ये नाम हैं, जहाँ इसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में जो आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आपको ये नाम आपको याद रखने हैं। तो ये बातें हो गई आपकी भारतीय कृषि की, जिसमें हम कृषि किसकी बात कर रहे थे, आदिम निर्वाण की कृषि की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहले ली थी स्थानांतरित कृषि। ओके।